आज के समय में नौजवान बहुत आसानी से प्यार तो कर लेते हैं, लेकिन उस रिश्ते को निभाने में कामयाब नहीं हो पाते हैं, जिसका अंजाम अक्सर इतना बुरा होता है कि कोई समझ नहीं पाता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की नई क्राइम स्टोरी में, जहां मैं आपको सच्ची घटनाओं से रूबरू कराती हूं। आज की कहानी की शुरुआत करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको आसपास हो रही घटनाओं के बारे में जानकारी मिल सके। 13 अगस्त 2024 मुजफ्फरपुर के बरूराज इलाके का रहने वाला जयप्रकाश शाम के करीब 7:30 बजे अपने घर से यह कहकर निकला कि वह अपने एक दोस्त से मिलने जा रहा है और जल्दी लौट आएगा। लेकिन जब बहुत समय बीत गया और जयप्रकाश घर वापस नहीं आया, तो घर वालों ने फोन करने शुरू किए, लेकिन उसका फोन बंद आ रहा था। अब जयप्रकाश के घर वालों को किसी अनहोनी की आशंका होने लगी। जयप्रकाश के बूढ़े माता पिता स्थानीय पुलिस स्टेशन पहुंचे और गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनके बेटे ने कहा था कि वह अपने दोस्त से मिलने जा रहा है और जल्दी घर आ जाएगा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और जांच की बात कहकर जयप्रकाश के माता पिता को घर भेज दिया। घर के सदस्य पूरी रात जयप्रकाश की राह ताकते रहे, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। वहीं उसका फोन भी पूरी रात बंद ही आ रहा था। अगली सुबह 14 अगस्त को 6 से 7 बजे के बीच मुजफ्फरपुर के सदर थाना क्षेत्र स्थित सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में लोगों में हलचल मच गई। कॉलोनी के लोग जब सुबह सुबह अपने घरों से बाहर निकले तो उन्होंने एक संदिग्ध बोरी देखी। उस बोरी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर बहुत भारी चीज है। धीरे धीरे वहाँ भीड़ जुटने लगी। जब बोरी खोली गई तो उसमें जो नजारा सामने आया उसने सभी को हिलाकर रख दिया। बोरी में एक शव था जिसकी हालत बहुत बुरी थी। सिर को धड़ से अलग कर दिया गया था और आंतें बाहर निकली हुई थी। उसमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी। अब उस इलाके के स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को फोन कर शव के बारे में सूचना दी। कुछ ही मिनटों में सहजानंद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बोरी की दोबारा जांच की। पुलिस ने वहां पर मौजूद लोगों से शव के बारे में पूछताछ की, लेकिन कोई भी मृतक को नहीं पहचानता था। जिसके बाद पुलिस ने अनुमान लगा लिया कि मृतक की हत्या किसी और जगह पर की गई होगी। जिसके बाद शव को बोरी में भरकर इस इलाके में फेंक दिया गया। डेड बॉडी के पास कोई आइडेंटिटी कार्ड भी मौजूद नहीं था, जिससे शव के बारे में पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिली। अब पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सहजानंद थाना पुलिस के अधिकारियों ने आसपास के थानों में शव के बारे में सूचना दे दी कि यदि किसी ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई है तो वह संपर्क करे। कुछ समय बाद जानकारी मिली कि बरूराज थाना क्षेत्र में जयप्रकाश नाम के एक लड़के की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वह बीती शाम से लापता है। इसके बाद सहजानंद पुलिस ने बरूज थाना क्षेत्र से संपर्क किया और जयप्रकाश के माता पिता को बुलवाया। उन्हें अस्पताल की मोर्चरी ले जाया गया, जहां उन्होंने शव की शिनाख्त की। जैसे ही उनकी नजर शव पर पड़ी, एक मां का विलाप फूट पड़ा। यह शव जयप्रकाश का ही था। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि जयप्रकाश की इतनी बेरहमी से हत्या किसने की और क्यों की। जब पुलिस ने जयप्रकाश के परिजनों से पूछताछ शुरू की तो उसकी मां रंभा देवी ने बताया कि जयप्रकाश उनका सबसे छोटा बेटा था और गोवा में इंजीनियर की नौकरी करता था। जयप्रकाश की मां ने बताया कि ललिता नाम की एक लड़की, जो रिश्ते में जयप्रकाश की ममेरी बहन की ननद लगती है, उन दोनों का प्रेम प्रसंग था। वह लड़की सहजानंद कॉलोनी के अहियापुर इलाके में रहती थी। रिश्तेदारी के कारण जयप्रकाश कभी कभी ललिता के घर जाया करता था। धीरे धीरे उनके बीच बातचीत होने लगी, फिर दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। 2021 में वह एक दूसरे के प्यार में ऐसे खो गए कि सारी सीमाओं को तोड़कर उनके बीच शारीरिक संबंध बन गए। कुछ समय बाद ललिता बीपीएसएसई और बीपीएससी की तैयारी के लिए पटना चली गई। वह वहां पर किराए का कमरा लेकर रहने लगी और अपनी पढ़ाई में लग गई, जबकि जयप्रकाश नौकरी के लिए गोवा चला गया। वह दोनों अलग अलग शहरों में तो रह रहे थे, लेकिन उनके बीच दूरियां बिल्कुल नहीं आई थी। वे फोन कॉल्स और वीडियो कॉल्स के जरिए लगातार संपर्क में थे। इसके अलावा जयप्रकाश समय समय पर सहजानंद कॉलोनी आता और ललिता से मिलता। इन्हीं मुलाकातों के दौरान
जयप्रकाश ने ललिता के कुछ आपत्तिजनक फोटो और वीडियो बना लिए थे। दूसरी तरफ ललिता ने पैसों की मांग करनी शुरू कर दी। अब जयप्रकाश ललिता को हर महीने अपनी कमाई का हिस्सा भेजने लगा। वह उससे बेइंतहा प्यार करता था और उसके साथ पूरी जिंदगी बिताना चाहता था। वहीं जब ललिता की फैमिली को इन दोनों के प्यार के बारे में पता चला तो वे शादी के लिए तैयार हो गए, क्योंकि वह एक ही बिरादरी के थे और अच्छे से एक दूसरे के परिवारों के बारे में जानते थे। ललिता के घर वाले 2023 के अंत में शादी की बात करने जयप्रकाश के घर पहुंचे, लेकिन उस दिन इत्तेफाकन जयप्रकाश के घर वाले घर पर नहीं थे, तो वह वापस लौट गए। इस बीच ललिता और जयप्रकाश लगातार कांटेक्ट में थे, लेकिन उनके बीच बहुत कुछ बदल रहा था। सहजानंद पुलिस अपनी खोजबीन में लगी हुई थी। 13 अगस्त की शाम को जब जयप्रकाश घर से बाहर निकला तो कभी वापस लौटकर नहीं आया, जिसके बाद 14 अगस्त की सुबह सहजानंद कॉलोनी की गली नंबर 9 में एक सूटकेस पर बंद शव बरामद होने की खबर पुलिस को मिली। सहजानंद कॉलोनी में रहने वाले लोगों से पुलिस ने पूछताछ की, लेकिन किसी को भी उस शव के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब पुलिस सबूत जुटाने में लग गई, इसलिए सबसे पहले सीसीटीवी फुटेज की जांच की गई। जांच के दौरान एक फुटेज मिला जिसमें 3 लोग रात को साइकिल पर एक भारी बोरी ले जाते दिखाई दी। वे कुछ दूर गए और बोरी को फेंक कर वापस आ गए, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में उनके चेहरे साफ दिखाई नहीं दे रहे थे, जिससे सबूत होने के बाद भी पुलिस के हाथ खाली थे। अब पुलिस ने जयप्रकाश की कॉल डिटेल्स निकाली, जिसमें एक नंबर बार बार दिखाई दे रहा था जिस पर सबसे ज्यादा बात हुई थी, और वह नंबर था ललिता का। जब वह 13 अगस्त को घर से निकला था तब भी उसने आखिरी बार ललिता से ही बातचीत की थी। पुलिस का शक अब ललिता पर गया और वह उसके घर पहुंची, लेकिन ललिता और उसका पूरा परिवार फरार हो चुका था। इसके बाद पुलिस ने ललिता के फोन की लोकेशन का पता करना शुरू किया, जिसमें सामने आया कि 13 अगस्त की रात को ललिता का फोन सहजानंद कॉलोनी के एक लॉन्च में एक्टिव था। जिसके बाद पुलिस उस जगह पर पहुंची और वहां के स्टाफ से पूछताछ की। जांच में पता चला कि जिस कमरे में ललिता रुकी थी वह देवरिया निवासी रविंद्र कुमार के नाम पर बुक किया गया था। थोड़ी और जांच पड़ताल के बाद पता चला कि रविंद्र ललिता का ही ममेरा भाई है। अब पुलिस ने रविंद्र कुमार को गिरफ्तार किया और सारा सच सामने आया। उसने बताया कि ललिता जयप्रकाश के साथ नहीं रहना चाहती थी। एक दिन वीडियो कॉल पर जयप्रकाश ने ललिता के कमरे में किसी लड़के को देख लिया था, जिसके बाद उन दोनों के बीच बहस हुई। वहीं ललिता ने जयप्रकाश से शादी करने से भी इनकार कर दिया। दोनों के बीच में रोज झगड़े होने लगे। जयप्रकाश अपनी पूरी कोशिश करता कि वह ललिता को मना ले, लेकिन इस बीच ललिता ने जयप्रकाश के घर में भी कह दिया कि वह उससे शादी नहीं करेगी, इसलिए अपने बेटे को समझाएं। जयप्रकाश की मां ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वह ललिता से बहुत प्यार करता था और अभी भी उससे ही शादी करना चाहता था। लेकिन ललिता ने अब उससे रिश्ता खत्म कर लिया। बस फिर गुस्से में जयप्रकाश ने ललिता के प्राइवेट वीडियो और फोटोज उसके घर वालों और रिश्तेदारों को भेजने शुरू कर दिए, जिसके बाद ललिता और उसके परिवार का गुस्सा इतना बढ़ गया कि उन्होंने जयप्रकाश को मारने की सोची। ललिता ने जयप्रकाश को शादी का झांसा देना शुरू किया और उसे कहा कि वह जल्द से जल्द गोवा से वापस आ जाए। जयप्रकाश को शक था कि उसने जो ललिता के साथ किया है उसका बदला वह लेगी, इसलिए उसने एक बार ललिता को कहा भी कि तुम मुझे मार दोगी, लेकिन ललिता ने उसे भरोसा दिला दिया कि वह उससे प्यार करती है और उसके आते ही शादी कर लेगी। अब जयप्रकाश मुजफ्फरपुर लौट आया। वह अपने भाई के घर भगवानपुर में पहुंचा। कुछ समय वह अपने भाई के घर पर ही रहा और उसके बाद ललिता से बात करने के बाद ललिता के पास भगवानपुर के होटल में पहुंचा। वहाँ उन्होंने साथ में नाश्ता किया और इसके साथ ही उसने बताया कि शादी की सभी तैयारियां हो गई हैं, इसलिए अब उसके ममेरे भाई रविंद्र कुमार के कमरे पर जाना होगा। वह दोनों रविंद्र कुमार के कमरे पर पहुंचे और इसकी जानकारी ललिता ने अपने घर वालों को दे दी। ललिता के घर वाले वहां पहुंचे और उसके भाई ने जयप्रकाश का गला काट डाला। इसके बाद उसके पेट पर कई वार किए, जिससे उसकी आंतें बाहर आ गईं। लगातार उसके शरीर पर वार होते गए और उसने मौके पर दम तोड़ दिया। इसके बाद एक सूटकेस में उसके शव को डाला और बोरी में भर कर फेंक दिया। ललिता के ममेरे भाई जयप्रकाश ने बताया कि ललिता उसे बार बार कॉल करती थी। वह चाहती थी कि जयप्रकाश को मारने में रविंद्र उसकी मदद करे। ललिता और उसके परिवार के सदस्य इस हत्या को करने के बाद फरार हो गए।
लेकिन कुछ समय बाद इन सभी ने सरेंडर कर दिया और हत्या के लिए इस्तेमाल किए गए चाकू को भी बरामद किया। इसके बाद पुलिस ने इन सब को सबूतों के साथ कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया गया। यह कहानी हमें दर्शाती है कि रिश्तों में सच्चाई का होना बहुत ज़रूरी है, वहीं एक लड़की के सम्मान को भी बनाए रखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी से प्यार करते हैं तो आपको यह हक नहीं कि आप उसकी इज्जत को उछालें।